हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। जो नर्वस टिश्यूज हैं इनकी प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाती है। ए डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। एक डेलिकेट ऑर्गन यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जिसको ब्रेन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थिंकिंग के लिए और हर एक इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए, हर एक एक्टिविटीज़ के लिए ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फॉर दिस द बॉडी इज़ डिज़ाइंड सो दैट द ब्रेन सिट इनसाइड ए बोनी बॉक्स। इसके लिए बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर आता है जिसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी होती है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, इसके अंदर जो है ब्रेन मौजूद होगा। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेंट इन ए फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन। और इस बॉक्स के अंदर भी जो ब्रेन होता है वो एक फ्लूइड फिल्ड बैलून के अंदर होता है। एक इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फ्लूइड होगा, और जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ये हमारे ब्रेन को शॉक से बचाती है, शॉक को अब्जॉर्ब करती है। इफ यानी सबसे पहले स्कल हार्ड पार्ट, उसके बाद एक फ्लूइड फिल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक यू विल फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। अगर अपनी पीठ के ऊपर आप अपना हाथ रन करें तो आपको एक हार्ड और बम्पी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, उठी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन होती है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। नर्वस टिश्यू एक्शन किस तरीके से लेता है। So far we have been talking about nervous tissue and how it collects information, send it around the body, process information, make decision based on information and conveys decision to muscle for action। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किस तरीके से करती हैं, कलेक्ट करने के बाद जो बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं वहाँ पर किस तरीके से भेजती हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो हमें डिसीजन लेना है वो हमारा नर्वस टिश्यू किस तरीके से लेता है। फिर एक बार डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को मसल के पास किस तरीके से पहुंचाया जाता है एक्शन लेने के लिए, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इन अदर वर्ड व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। या आखिरी शब्दों में हम कहें जब भी कोई एक्शन या मूवमेंट लेना होता है तो सबसे जो हमारे मसल टिश्यू होता है वो फाइनल जॉब करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे बाद में मसल टिश्यू के पास पहुँचती है जो एक्शन लेता है। तो सबसे आखिर में काम किसका होता है, मसल टिश्यू का। हाउ डू एनिमल मसल मूव। एनिमल की मसल किस तरीके से मूव करती है। वैन ए नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल फाइबर मस्ट मूव। जब भी कोई नर्व इम्पल्स मसल के पास पहुंचाई जाती है तो मसल के अंदर जो मसल फाइबर मौजूद होते हैं उनको मूव करना होता है। हाउ डज ए मसल सेल मूव। तो इसमें पूछा गया जो मसल के फाइबर है, मसल की सेल्स हैं, वो किस तरीके से मूवमेंट करेगी। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट का जो तरीका है मसल में वो क्या है कि जो मसल की जो सेल्स होती हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, अपनी शेप वो चेंज करेंगी, शेप चेंज करने के बाद मसल सेल छोटी हो जाएंगी और मूवमेंट करेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप। तो अब तक हमें क्या पता चला कि मसल सेल अपनी शेप को चेंज करती हैं और शॉर्टन हो जाती हैं। और अब इसमें पूछा गया कि जो मसल सेल है वो अपनी शेप को चेंज किस तरीके से करेंगी। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। जो इसका आंसर है वो सेलुलर कंपोनेंट की केमिस्ट्री में मौजूद है। मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रेस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो जब भी मसल सेल्स पे कोई नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, जब भी कोई मसल सेल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा तो मसल सेल में जो स्पेशल प्रोटीन मौजूद होते हैं वो अपनी शेप और अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर लेते हैं इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की रेस्पॉन्स में। मसल के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया तो मसल के पास जो स्पेशल प्रोटीन मौजूद हैं वो क्या करेंगे, वो मसल की शेप और मसल के अरेंजमेंट को चेंज करा देंगे। व्हेन दिस हैपन न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल एज शॉर्टन फॉर्म। तो जब भी ऐसा होता है तो प्रोटीन का जो नया अरेंजमेंट होता है वो मसल सेल को शॉर्टर फॉर्म दे देता है। तो सिंपल हमने क्या पढ़ा, मसल के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, मसल की जो सेल्स होती हैं उनके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होंगे स्पेशल प्रोटीन वो मसल की सेल का शेप और मसल की सेल का जो शेप और जो साइज होता है उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद
जो मसल सेल्स हैं वो छोटी हो जाती हैं, यानी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और उसके बाद मसल एक्शन लेता है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9 देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल सच एज वॉलंटरी मसल एंड इनवॉलंटरी मसल। जब हमने क्लास 9 में मसल के बारे में पढ़ा था तो हमने दो प्रकार की डिफरेंट काइंड की मसल पढ़ी थी, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वॉलंटरी मसल्स वे होती हैं जो हमारी बॉडी के डायरेक्टली कंट्रोल में होती है नर्वस सिस्टम के, जबकि इनवॉलंटरी मसल्स वे होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होती है, उनको हम सोचकर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि वॉलंटरी मसल्स हमें क्या करना है, अपना हाथ मूव करना है, तो ये वॉलंटरी है क्योंकि हम सोचकर अपने हैंड को मूव करा सकते हैं। इनवॉलंटरी मसल जैसे कि हमारी हार्ट बीट है, हम सोचकर अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हार्ट बीट को हम कब रोकना है, कब हमें हार्ट बीट को चलाना है, ऐसा हम नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज वुड बी?